आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज निफ्टी बैंक ने 49,000, जिसमें स्वाद आता है हल्का सा 50,000, यानी 49,000 का लेवल काट दिया और 50,000 की तरफ अग्रसर है। हालांकि क्लोजिंग 49 के नीचे दी है। निफ्टी बैंक अग्रसर है। निफ्टी 50 जो है उसने 27,776 के आस 75, सॉरी मुंह से निकल गया, एक दिन 27 जल्द आ जाएगा। 22,776 का पीक बनाया है और वो भी बड़ा नज़दीक है, 77-76 का पीक बनाया। 775। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बाजार पहले 23,000 काटेगा निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक 50,000 काटेगा? ये बड़ा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो दुनिया पूछ रही है एक दूसरे से। आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, समझे, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। लेकिन एक बात बोल दूँ, बच्चे कह रहे हैं सर आप क्या करो, भाई साहब मैं डर रहा हूँ। आज मैं तेज़ी देखता हूँ तो क्या होता है मेरे साथ, मेरे मन में एक गाना बजता है, मंदी याद आए बहुत ही डराए, मंदी याद करके मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, पोजीशन मौका देख कर काट भी देता हूँ, मंदी याद आए बहुत ही डराए। तो भैया मेरे को तो डर लगता है, मैं तो आज भी प्रॉफिट बुक किया प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। मैं अपने को हल्का करता जा रहा हूँ। आदमी जब हल्का होता है ना तो वो ज़्यादा भाग सकता है, आपने देखा होगा। सर आज आपने ना बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, बच्चों को बोलो लास्ट तक देखेंगे। भाई आज वीडियो में मैडम करी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो आखिरी तक देखना है। मैडम ने कभी नहीं कहा, क्योंकि आज मैंने वाकई बहुत डिटेल में बातें बताई हैं। आज की वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा, छुट्टी भी है कल, मस्ती मूड मॉल, और उसके बाद बताइएगा कमेंट में कैसे लगी आज की बातें, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज मैं कुछ डेटा पॉइंट्स लेके आया हूँ। हालांकि बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे, आज भी नया लाइफ टाइम हाई बना, तो सबसे पहले उसकी मुबारक हो। अब असली बड़ी मुबारक जो डांस के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे वो तब जब निफ्टी काटेगा 23,000 और निफ्टी बैंक काटेगा 50,000, जिसकी हमें काफ़ी आशा है। बाकी शेयर बाजार है, यहाँ आशा और निराशा में ज़्यादा फर्क नहीं होता, सब ऑपरेटर का कमाल है। भाई आज कई बातों पे चर्चा करनी है, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो ये समझिए कि मैं डेटा देख रहा था, इसका आया था डेटा, मिंट पर एक आर्टिकल आया है, 10 अप्रैल का आर्टिकल है ये, मयूर भालेराव और दीपिका छेलानी इन्होंने लिखा है। और इस आर्टिकल को पढ़ के थोड़ा सा मैं ज़रा सा सोच में डूब गया। ये मार्च का जो एमफी द्वारा डेटा रिलीज़ किया गया है म्यूचुअल फंड्स का, उसके ऊपर आर्टिकल है। इसके हिसाब से फर्स्ट टाइम सिंस सितंबर 2021, यानी सितंबर 2021 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जो स्मॉल कैप फंड है उसका आउटफ्लो जो हुआ है वो 94.2 करोड़ का हुआ है। आउटफ्लो, नॉर्मली इनफ्लो होता है पर उसका आउटफ्लो हुआ। मिड कैप फंड्स का जो सीक्वेंशियल होता है हर महीने का, उसमें स्लो डाउन देखने को मिला 43% का, और इस बार 1017 करोड़ ही बाजार में आए हैं। तो ये भी एक समझने की बात है। अच्छा, जो मैंने पहला वाला बोला था ना कि इस मार्च में जो है 94.2 करोड़ का एक आउटफ्लो हुआ है, ऐसा सितंबर 2021 में हुआ था। तब मेरा ख्याल, जो थोड़ा आर्टिकल क्लियर नहीं कर रहा है, तब 248 करोड़ का आउटफ्लो था। तो उसके बाद ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि एक आउटफ्लो देखने को मिला, अदरवाइज पैसा लगातार आ ही रहा था। तो और स्लो डाउन भी फर्स्ट टाइम देखने को मिला। तो स्मॉल कैप में जैसे हमने कहा
कि 94.2 करोड़ का आउटफ्लो था। मिड कैप में हमने बताया कि स्लो डाउन हुआ 43% का और जो इनफ्लो राइज पर 1017 करोड़ का रहा। और ये जो स्लोएस्ट पेस है, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी का जो है डाटा है, और जो स्लोएस्ट पेस ऑफ इनफ्लोज है सिंस अक्टूबर 2021, ये जो रहा है सबसे स्लो। और अक्टूबर 2021 में था 376 करोड़ का इनफ्लो शायद। तो स्मॉल कैप का स्लो डाउन देखने को मिला, जिससे क्या हुआ, टोटल अगर नेट देखोगे इक्विटी का जो इनफ्लो है वो 16% जो है गिरा है इस बार, ड्रैग्ड डाउन, मतलब गिरा है 16% और गिरकर हो गया है 22,633 करोड़। ये किस लिए हुआ, वो पीछे आपने देखा होगा सेबी द्वारा थोड़ा सा रेगुलेटरी कंसर्न्स के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद ऐसा देखने को मिला। तो निफ्टी स्मॉल, ये मैंने आपको मेन बातें बता दी आर्टिकल की। अच्छा, जो सिप फ्लोज है उसका रिकॉर्ड हाई सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ का मार्च को देखने को मिला, जो कि 19,271 करोड़ था। उससे पीछे था 19,127 करोड़। और जो इंडियन म्यूचुअल फंड विटनेस्ड है उसका जो AUM है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे, नेट AUM जो बढ़ा है 35.47% हो गया और बढ़कर ये 53.4 ट्रिलियन रुपीस का हो चुका है। और जो फोलियोज हैं इन्वेस्टर्स के वो 22% से बढ़े हैं और 177.8 मिलियन हो गए। तो ये मतलब थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा कंसर्न देखने को मिला, ठीक है ना। और ये शिफ्ट भी देखने को मिला डेट फंड से, लोग जो है शिफ्ट हुए हैं थोड़ा सा। डेट फंड का जो इनफ्लो है इन February, debt funds had seen inflows of 63,808 crores, but this reversely sharped in March with outflow of 1.98 trillion. नहीं समझे आप? फरवरी में 63,808 करोड़ का इन्फ्लोज था और आपका जो ये मार्च है इसमें 1.98 ट्रिलियन रुपीस का आउटफ्लो था। बेसिकली ये माना जा रहा है कि वो एडवांस टैक्स देने के लिए लोगों ने डेट फंड्स को रिडीम किया होगा। तो ये सारी कहानी है ओवरऑल। तो भैया थोड़ा सा एक ये चिंता का विषय बना हुआ है। आज फेड की मीटिंग है, उससे पहले हमारे यूएस के बाज़ार बड़े नर्वस हैं। मैं आपको यूएस के बाज़ारों की कहानी बता दूं भाई साहब, इस वक्त बड़ी नर्वसनेस वहाँ देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स 1.18% गिरा हुआ है, S&P 500 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है, नैस्डैक 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। यानी 3 इंडाइसिस जो हैं वो तो 1% से ऊपर गिरे हुए हैं और जो स्मॉल कैप है वो 2.5% गिरा हुआ है। आपका कनाडा 0.62% गिरा हुआ है, ब्राज़ील 0.75% गिरा हुआ है। यूरोप जो कल बुरी तरह से गिरा था, आज 3 बाज़ार गिरे हुए हैं, बाकी बाज़ार संभले हुए हैं, मतलब हल्की हल्की हरियाली में। अगर मैं एशियाई बाज़ारों की तरफ आता हूँ तो हमारे वहाँ 3 बाज़ार, एक आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया साउथ अफ्रीका, एक हो गया हांगकॉन्ग, ये हल्के फुल्के चढ़े हुए हैं, बाकी सब गिरे हुए हैं। जापान भी 0.5% गिर गया था और आपका साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी भी 0.5% गिरा। और हमारे बाज़ारों ने आज नया लाइफ टाइम हाई लगाया। हालांकि लाइफ टाइम हाई निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा नहीं था, पर एक अच्छी कहानी हमारे बाज़ारों ने प्रेजेंट करी, जिसकी चर्चा भी आज की वीडियो में हम खुल के करेंगे। और कुछ एक पॉइंट्स और भी मैं डिस्कस करूँगा अगर आप चाहते हैं। देखिए कई बच्चे पूछते हैं कि FNO के बारे में, भाई FNO के भाई आप ट्रेड करते हो तो उनको लगता है कि FNO बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। तो अगर आप चाहें तो मैं एक एजुकेशनल वीडियो भी इसके ऊपर लेके आ सकता हूँ कि FNO की भाई क्या है FNO, क्योंकि सारे डेटा के साथ तो उसको समझाना मुश्किल होता है। कल छुट्टी, आप अपना विचार कमेंट में लिखेगा, आप चाहेंगे तो कल एक एजुकेशनल वीडियो इस पर ले आऊँगा। आज बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर है, वो ये कि मार्केट मूड बहुत अच्छा बढ़ गया है और ग्रीड पर आ गया। तो जब तक मार्केट मूड फियर में था मैं शांत बैठा था, मतलब फियर में है बाजार गिरेगा नहीं। अब ग्रीड में आ गया तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक आध दिन ग्रीड के बाद बाजार गिर सकता है, ऐसा मेरी फीलिंग है। आज मैंने कल ही बता दिया था आपको, लग रहा है बाजार गिरेगा ज़्यादातर लोगों को, लेकिन बाजार खींचते जाएंगे और वही हुआ। सुबह भी मैंने कहा था मुझे लगता है बाजार भागेगा और बाजार अच्छा खासा भागा। हालांकि अगर आप देखेंगे इस वक्त आपका US डॉलर इंडेक्स जो है 104 के ऊपर है, क्रूड 90 पार है, रुपया 83 पार है और आपका
US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.3 के पार है। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स ही हैं। आज एक अच्छी चीज़ देखने को मिली, वो ये कि एफआईज ने आज अच्छी खरीदारी की है। आज उन्होंने कैश सेगमेंट में भी खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं, कुल मिला के एक बहुत बड़ी खरीदारी करी। इसके विपरीत डीआईज आज सुस्त थे, उन्होंने थोड़ा सा माल खरीदा, फिर भी लगभग 3000 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी, और एफआईज ने कुल मिलाकर सारे सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो 10,371 करोड़ की खरीदारी की है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। अब अगर हम बात करते हैं एफआईज की, तो अब ये थोड़ी सी इंडेक्स लॉन्ग बढ़ गई है। तो अगर आप देखेंगे इस वक्त जनवरी के बाद का अगर आप डाटा देखेंगे तो हाईएस्ट इंडेक्स लॉन्ग है। इवन 20 सितंबर के बाद का अगर आप डाटा देखेंगे, ये हर महीने के हाई लो ही दिखाती हूँ ना सर, टोटल हाई लो दिखाती हूँ। हर महीने के 2 डाटा देती हूँ, एक लो और एक हाई, है ना। ये दिया करो हर महीने क्या लो रहा क्या हाई रहा, और बेटर इंडिकेशन आ जाएगा। और जो एफआईज का है ना, ऊपर क्यूमुलेटिव टोटल आना चाहिए, इस महीने में टोटल उन्होंने क्या किया। और एक ऑप्शन भी देखो बाइंग सेलिंग का मिलता है थोड़ा उस डाटा को, और हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए आपके लिए कितना कुछ मैं लेके आता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं इस डाटा के बेस पे ट्रेड करता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो बड़ा एकेडमिक है, समाचार है। भाई समाचार ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आईएएस के परीक्षा में कौन पास होता है, आप बताइए मैडम, कौन पास होता है आईएएस की परीक्षा में? जो अपडेटेड होता है। किससे? न्यूज़ से, करंट। जिसको देश विदेश की जानकारी होती है। अगर मैं गलत करें तो बता दीजिए। वन ऑफ दी डिफ़िकल्ट कहते हैं एग्ज़ाम होता है इंडिया का, सिविल सर्विसेज का, उसमें वही पास होता है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन हो। और उससे डिफ़िकल्ट काम है एफएनओ में ट्रेड करना। एफएनओ में हम तभी तो कामयाब होगी जब हमें पूरे विश्व के फाइनेंशियल मार्केट्स के समाचारों का पता होगा, स्टॉक्स का पता होगा। स्टॉक्स की सारी डिटेल मैं सुबह टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, वो जरूर देखिए आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी टेलीग्राम चैनल पे बहुत फेक चैनल है जिनसे आपको बचना है, और यहाँ मैं सारी मार्केटों की बात लेके आता हूँ। इससे बढ़िया डिटेल क्या होगी। और मैं जितने भी ट्रेड्स करता हूँ, जितने भी काम करता हूँ, जितने भी सोच विचार अपना काम करता हूँ, इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करता हूँ। शेयर बाजार ना बड़ी मुश्किल जगह है, पैसा नहीं, लोग वादे कर देंगे पैसा, गारंटी प्रॉफिट। गारंटी तो आइसक्रीम वाले के पास मिलती है, शेयर बाजार में गारंटी नहीं मिलती। आइसक्रीम वाले के पास गारंटी रेट पे आइसक्रीम मिलती है भाई। तो इस वक्त इंडेक्स लॉन्ग तो काफ़ी मजबूत हो गई है, स्टॉक लॉन्ग थोड़ी ठीक ठीक है। तो इंडेक्स लॉन्ग ऑलमोस्ट रीसेंट हाइज पर आ गई है। आज सारे इंडेक्स देखेंगे चढ़े हुए थे भारतीय बाजार में। आज खूबसूरती कहती सभी भागा हुआ था। और अगर सबसे ज़्यादा आप तेज़ी देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में थी, मिड कैप 100। उसके बाद सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया आपका स्मॉल कैप 50, सॉरी थोड़ा मैं गलत बोल गया। फर्स्ट नंबर पे था निफ्टी मिड कैप, और सेकंड नंबर पे था, देखो कौन सा है, ये निफ्टी मिड कैप 100, यानी मिड कैप की परफॉर्मेंस अच्छी थी। थर्ड नंबर पे था निफ्टी स्मॉल कैप। तो टॉप 3 ये थे आज के परफॉर्मर्स, बाकी सारे पॉजिटिव थे। हमारे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक जो मेन इंडाइसिस हैं, कमाल का प्रदर्शन दिखाया। 0.5% के लपेटे में दोनों तेज थे, दोनों ने लाइफ टाइम हाई बनाया। आज का स्टार परफॉर्मर था वेदांता। भाई साहब 2 कॉलेज इसकी इन द मनी हो चुकी हैं, एक पुट ओटीएम हो गई है, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। पीछे मैंने 700-800 शेयर बेच दिए थे, 2 कॉलेज इन द मनी हो गई, 4600 शेयर और चले जाएंगे। कुल मिला क्या कि मेरे पास 15,000 शेयर के आसपास है। तो भैया 1/3 माल तो मेरा चला ही जाएगा, क्योंकि एक 345 की कुल बेची है और एक 350। ठीक है, अच्छा मुनाफा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 4-4.5 रुपये पैसे का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हम उसमें खुश हैं। दूसरा परफॉर्मर था यूनाइटेड स्पिरिट, फिर हिंदुस्तान पेट्रो और नवीन फ्लोरिन। आग लगी थी डार्लिंग, इन शेयरों में आग लगी थी। और गिरने वालों में सबसे आगे था एचडीएफसी लाइफ। बिक गया जी, बिक गया, अपना एचडीएफसी लाइफ बिक गया। औरो फार्मा, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन ने तो मम्मी पापा बना रखी है। मेरी इतनी पोजीशनें हो गई हैं इसमें, इतनी पोजीशनें हो गई मैं बता नहीं सकता। लॉन्ग ही लॉन्ग हो गई है, शॉर्ट एक ही है, सिर्फ एक कॉल बेची हुई, साला गिरता ही जा रहा है। जैसे केले के छिलके में पैर पड़ गया, फिसल रहा है। आज 1176 शेयर चढ़े हुए थे, 1014 गिरे हुए थे, यानी थोड़ा बैलेंस सही बना हुआ था, कोई ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं था। आज हमारे निफ्टी 50 ने एक नया लाइफ टाइम हाई 22,775 का बनाया। पिछले से बहुत ऊपर का तो नहीं बनाया, ठीक ठाक सही है। मेरा पिछला 765 था ना कल का।
हाँ जी होगा सर, मैडम मुझे याद नहीं है। पीसीआर में होगा, ऐसे याद नहीं। पीसीआर की टेबल में जाओ सर। ये भी आप भी खोल लिया, फटाफट बता दीजिए। ठीक है सर। मैडम मेरी बड़ी एक्सपर्ट है यार, मैडम बगैर मेरा काम नहीं है। नहीं तो क्लोजिंग दिखाएगा ना पीसीआर की, क्लोजिंग तो मेरे पास है। कल का हाई तो वहीं देखो, कल के चार्ट, कल के डेटा में देख लो, हाँ वही तो। मेन जो निफ्टी का डेटा है। हाँ वही है, मुझे बताया 22,765 बोल रहा था मैं, 768 था, उस पर सिर्फ 7 पॉइंट। नहीं वो क्लोजिंग होता है ना, ये तो हाई हाई उसने कल 768 अच्छा, बनाया हाई था, कुछ। आज 775 है, सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर गया, कोई खास नहीं है। और खुला था अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ 22,720, फिर वही घूमता रहा, लास्ट में चढ़ा चढ़ा चढ़ा, फिर एक अच्छा पीक बनाकर हल्का सा गिरा, और मेरे ख्याल लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दिया। 2 रिकॉर्ड बने, लाइफ टाइम हाई भी बनाया, लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग भी दिया 22,753 की, तो ये लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है अब तक की। आज स्टार परफॉर्मर था कोल इंडिया, बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा बैंक। 2 फ्यूचर खरीद रखे थे, बेच बाज दिए, एक कॉल लॉस में कर दी, फ्यूचर काट के मैंने अलग हो गया। आईटीसी भागा, हिंडाल्को भागा, भारतीय एयरटेल भागा, एसबीआई भागा। अब मेरे पास ये है ठीक ठाक सा, ये थोड़ा सा है, ये है, ये है, ये शेयर है बाकी नहीं है ज़्यादा। गिरने वालों में एचडीएफसी लाइफ काफ़ी सारा है मेरे पास, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था बेशर्म। फिर सिप्ला, डिविज लैब, मारुति सुजुकी, श्रीराम फाइनेंस, लार्सन और एचडीएफसी बैंक, इन सब की मम्मी पापा बनी हुई थी। अब कैंडल आज की इंडिसिसिव डोजी है कैंडल, बॉडी आप देखेंगे छोटी है और विक लंबी है, यानी अभी भी देखो यार ट्रेंड तो अप है, मतलब कहीं से भी डाउन नहीं है, फुल टॉस तेज है। एमएसडी चार्ट देखो साला कुर्बान जाऊं 67.2 है, तो मुझे लगता है इस राउंड में ना ये गिरेगा जब आरएससी 80 पार हो जाएगा। इस बार 80 तो काटेगा, ऐसा मेरा विचार है। बाकी मेरा विचार तेल लेने जाता है अगर ऑपरेटर की नीयत बदल जाती है, ऑपरेटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब 22,753 पर बाज़ार जो है बंद हुआ है, और 22,700 अगर आप पकड़ेंगे तो वहाँ पर कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग है। असली पुट राइटिंग जो है 21,800 पे है, और कॉल राइटिंग 23,200 पर है, और मैक्सिमम पेन जो है 23,200 पर है, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत है यहाँ पर, और सेकंड हाईएस्ट जो है 22,700 पे है। तो अभी का जो डाटा है वो तो तेज़ी ही दर्शा रहा है, यानी बाजार अभी भागना चाहिए। हालांकि अब अगली बार वेडनेसडे को छुट्टी है, तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो जाएगी ट्यूसडे को, और निफ्टी 50 की होगी थर्सडे को, ये आपको ध्यान रखना है। यानी निफ्टी फाइनेंस फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों जो है ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाएंगे, और अगला सेकंड हाई है, सेकंड लास्ट वीक है, उसके बाद लास्ट वीक शुरू हो जाएगा। अब अगर मंथली वाला देखोगे तो 22,500 पे ही पुट राइटिंग बढ़ी है, कॉल राइटिंग घटी है, और 23,000 पे आपकी कॉल राइटिंग बढ़ी है। मैक्सिमम पेन 22,500 पे, तो मंथली वाला तो 22,500 बेस बन गया है, और मुझे लगता है बाजार 23,000 हमें इसी महीने दर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी भाई मेरा मानना है तेल लेने जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑपरेटर के आगे कोई नहीं चलता। ऑपरेटर जो है ना वो जिंगा लाला हु कर देता है। अब पीसीआर बहुत मजबूत स्टार्ट हुआ है वीक का, मंथली भी बहुत मजबूत हो गया, यानी बाजार में टेक्निकल बात करूँ तो हर पैरामीटर के ऊपर हर तरह से, चाहे वो पीसीआर हो, चाहे ऑप्शन चेन एनालिसिस हो, चाहे कैंडल हो, चाहे बोलिंजर बैंड हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे एमएसडी हो, चाहे आरएसआई हो, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव 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 हो रहे। और मेरा ये मानना है जब सारे इंडिकेटर पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक रुकावट सूनर और लेटर देखने को मिलती है। भाई साहब बाकी पहले ही डिस्क्लेमर आ चुका है। आज निफ्टी बैंक ने 49,000 का, मतलब 50 की धुन सुनाई देती, देखो 49 में छुपा है 50 का सुख। हालांकि 49 और 50 में 1000 का फर्क है, पर 49,000 पहुंच गए हैं, तो उसमें हल्की सी धुन में कान में 50 आ रही है।
तो यानी निफ्टी बैंक में भी 50,000 देखने को मिल सकता है। कल 48,730 पे बंद हुआ, छोटी गैप अप अपनी, और बॉटम शुरू में बना लिया 48,669 का, उसके बाद चढ़ा, फिर भाई साहब पीक बनाया आखिरी क्षणों में, हल्का सा गिरा और 49,000 के नीचे क्लोजिंग दी, 256 पॉइंट बढ़कर ½ की तेजी के साथ। 9 शेयर बढ़े हुए थे, 3 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी 50 के मैंने शेयर नहीं बताया आपको, वो भी देख लो यार। इधर 31 बढ़े हुए थे, 19 घटे हुए थे। यानी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में बायस जो था वो बढ़त की तरफ था, ठीक है ना, एडवांस की तरफ था, डिक्लाइन कम के। पर अगर आप पूरी मार्केट का देखते हैं ना तो वो बैलेंस था 1176, और ये भी देखना होता है, यानी ओवरऑल मार्केट उतनी तेज नहीं थी जितना निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 तेज थे, ये समझना चाहिए। अब इधर देखो, आज सुरंगी ताल जो दे रहा था, ताल से ताल मिला, वो आपका IDFC फर्स्ट बैंक था। PNB, कोटक महिंद्रा, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, यानी आज इनों में तेजी थी। गिरने वालों में HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, ये मरे पड़े थे। इंडसइंड बैंक ने तो बड़ा तंग किया हुआ यार, आज इसमें स्ट्रैडल बनाया है मैंने, इसने बड़ा तंग किया, चल ही नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है अगर फ्राइडे को इंडसइंड बैंक एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाई साहब लगना तो तेल लेने जाता है। इसकी जो आज कैंडल है ना, बिल्कुल परफेक्ट इंडिसिसिव डोजी है, पर लोकेशन भाई साहब क्या बोलते हैं, जबरदस्त है। अपर बोलिंजर बैंड से सट के लाइफ टाइम हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी, हर तरह से हाई 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 है। कोई भी इंडिकेटर देख लो जबरदस्त। और ये तो 73.36 है, इसका तो बनता है 50,000 जाना। अच्छा आप मुझे आप बताओ, पहले निफ्टी 50,000, निफ्टी बैंक 50,000 जाएगा या निफ्टी 50 23,000 जाएगा? कमेंट में जरूर लिखना, आपको क्या लगता है। अब आ जाओ इस पर, इसकी तो 48,986 की क्लोजिंग, 49,000 की मानो, और 49,000 पे देखिए पुट राइटिंग हो, कॉल राइटिंग हो या पुट राइटिंग हो, हाईएस्ट है, और यही मैक्सिमम पेन है। और सेकंड हाईएस्ट 51,000 पे, तो 50,000 तो इसका जाना बनता है। अच्छी शुरुआत, दोनों पॉजिटिव नोट पे चल रहे हैं। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने तो डरा हुआ आदमी हूँ, डरपोक नंबर 1, मैं तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। मैंने आज भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 3 सेंचुरियाँ मार दी, 3 पैसे से ऊपर का प्रॉफिट कमाया। मैंने 2 आज फ्यूचर बाय किए, 5 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 4 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 1 स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बनाई, 3 सेफ पुट्टे बेची, 1 सेफ कॉल बेची, 7 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने बजाज फाइनेंस का एक फ्यूचर कार्ड डाला, 2 पड़े थे, 1 बच गया, तो इसका प्रॉफिट 1/2 लेना पड़ेगा हमें। एक्चुअली 1 फ्यूचर के अगेंस्ट कॉल बेची हुई थी, तो मैंने कहा 1 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ खोलूँ, डर के मारे मैंने कर दिया। इसमें 2 फ्यूचर थे मेरे पास, दोनों फ्यूचर स्क्वायर ऑफ की और बाद में कॉल भी स्क्वायर ऑफ कर दी। तो फ्यूचर में तो हो गया प्रॉफिट, कॉल में हो गया नुकसान, पर अच्छा प्रॉफिट आया। भाग इतना ही जा रहा था आज, मैंने कहा हटाओ। टाटा केमिकल भी भागा हुआ था आज काफ़ी, तो मैंने क्या किया, उसका फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया और साथ में एक कॉल भी स्क्वायर ऑफ करी। इसमें भी कॉल पे बड़ा नुकसान हुआ, फ्यूचर पे बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो काट के देखोगे तो करीबन 74,000 का इसमें प्रॉफिट आया। और HDFC AMC की बात करता हूँ, अगर मैं HDFC AMC के फ्यूचर की, तो आप उसमें कमाल की चीज़ देखिए, मैंने इसका भी 1 लॉट, 2 लॉट थे, 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, तो ये प्रॉफिट चल रहा था, इसका हाफ कर लीजिए, 1 बच गया मेरे पास, हालांकि बाद में ये गिर गया था, तो भैया डर के मारे मैं तो स्क्वायर ऑफ किए। आज मैं पता नहीं क्यों 900 की मेरी बड़ी पास सारी पुट्टे थी, अभी भी मेरी 17,100, यानी 8 लॉट अभी भी बिके हुए हैं। आज 2 लॉट एक बार और 4 लॉट एक बार, 6 लॉट स्क्वायर ऑफ करिए, इसमें टोटल प्रॉफिट इतना आ रहा है। तो ये प्रॉफिट जो है 18 लॉट का है, 12 बच गए, 6 स्क्वायर ऑफ कर दिए, तो 6/12 6/18 कर देंगे, इसका 1/3 प्रॉफिट आएगा। 1/3 ही करा ना इसका, है आपने बताया था करना है 1425 इंटू 12, हाँ सर 1400, 25 इंटू 12 हाँ क्या आता है? 17,100, हाँ, तो ये मेरे 12 लॉट है, ये 2 लॉट है, ये 4 लॉट है, टोटल मिला के 18 हो गए ना, उसमें से 6 स्क्वायर ऑफ कर दी, 1/3 पोजीशन काट दी। मनोज जी काफ़ी जोर लगाया है 1/3 काट दिया। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो भैया जो प्रॉफिट होगा इसका 1/3 हो जाएगा ना, 1,05,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट होगा। तो यार देखो ऐसा डरा आदमी के, अब वैसे मोटा मोटा करना, जोड़ो जरा भाई, 1,5 क्विकली जोड़ो, 1,5
69, पाँच 1,05,000, 69,000, 57,000, 74,000, 14,000, बस कितना? 319। हाँ वही है, ठीक ही निकाला मैंने, इतना ही है। तो भैया ये थी सारी कहानी। देखो आदमी को ना अपने कन्विक्शन से चलना होता है। कोई मेरे को कान में आके तो बताएगा नहीं ऑपरेटर कि मनोज जी अब मैं बाजार गिरूंगा, आप सारा माल काट दो। मुझे तो अपने कन्विक्शन, अपने विश्वास, अपने भरोसे से काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं बड़ा आसान है जी, पैसे होने चाहिए। वैसे ये पैसे का खेल नहीं है। आपके सामने आपने देखा मैंने प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की शुभकामना से कुछ दिमाग में घुस जाता है। मैंने भाई साहब टाटा मोटर की आपके सामने 18 पोजीशनें दिखाई, इससे पहले भी स्क्वायर ऑफ कर चुका हूँ। मैंने 22-23 पोजीशनें बना ली थी इसमें। दिल के ना तार सारे हिल जाते हैं। दिल के अंदर ऐसी ऐसी जगह घंटियाँ बजती हैं, आदमी कहता है तुमने मारी एंट्रियाँ, दिल में बजी घंटियाँ घंटियाँ घंटियाँ, सारी घंटियाँ बज जाती हैं पूरे शरीर के अंदर। तो कन्विक्शन की बात होती है। अगर ये पीछे आ भी गया तो 921 याद करो इसमें कितना नुकसान हो रहा होगा। उस वक्त मैंने नई पुट्टे ऐड कर ली थी। तो डर तो लगता है, गला सबका सूखता है, दिल सबका धकता है, पर ये होता है अपना कन्विक्शन है, अपना रिस्क एपेटाइट है। पैसा सब कुछ नहीं है, बाजार में रिस्क बड़ा जरूरी है। किस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना पड़ता है। मेरे को 900 पे कंफर्ट आता है, 1000 पे कम आता है, तो 1000 पे मैंने सिर्फ 3 पुट्टे बेची हुई है, बीच में कोई नहीं, फिर 900 की बेची हुई है, फिर 800 की बेची है, पर 800 की सारी अप्रैल में एक्सपायर हो जाएगी। 900 पे भी मुझे विश्वास है, 1000 पे थोड़ा कम है। मेरा रिस्क एपेटाइट है, चेंज हो सकता है। ये सारे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फिर 1000 पे मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रॉफिट और रिस्क उसको मैनेज करके चलना पड़ता है, और ये हर आदमी का अलग है। तो आप कभी किसी के ट्रेड कॉपी नहीं कर सकते। ट्रेड कॉपी करोगे फंस जाओगे, क्योंकि जिस बंदा ट्रेड कर रहा है वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कर रहा है। आपको, मैं छोटा होता तो मैं क्या करता था, मतलब मैं देखता था जब शेयर मार्केट में मेरे दोस्त काम करते थे, मैं छोटा गरीब आदमी था, उनके पास बहुत पैसे होते थे, जानकारी मिलो, तो मेरे दोस्त वगैरह मान लो फ्रेंड्स जानकार जो 100 शेयर लेते थे, मैं 1 खरीदता था, 2 खरीदता था, 5 खरीदता था। मैं पैसे ही कमाते थे भाई, मुझे दिक्कत नहीं आती थी। मतलब अपने हिसाब से खरीदूंगा, तुम्हारा माथा देख के थोड़ी अपना माथा लाल करूँगा। IPO का काम करता था, तो IPO काम में लोग बड़े पैसे लगाया करते थे किसी ज़माने में, तो लोग लगाए थे बहुत सारे पैसे, मैं तो थोड़े लगाता था अपनी एपिटाइट के हिसाब से। तो किसी के हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलते। तो जब मंदा आया, जिन्होंने ज़्यादा पैसे लगाए थे वो फंस गए थे, उसमें भी एक बार नुकसान हुआ था। मैं अपना प्रॉफिट में निकल गया था, प्रॉफिट मेरा काफ़ी कट गया था उस वक्त भी, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिट में निकला, क्योंकि मैं अपनी औकात के हिसाब से, कहते हैं जितनी चादर हो उतनी पाँव पसारनी चाहिए। तो कभी भी शेयर बाजार में किसी के कहने से काम नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने हिसाब से बोल रहा है अच्छा है, वो अच्छा है भाई। अब एक जवान आदमी है, छोटा बच्चा है, वो भाई साहब पूरी करतब लगा देता है। मैं जाता हूँ ना सुबह, वो पार्क में छोटे छोटे बच्चे आए होते हैं, वो ऐसे ऐसे करते, क्या देखा ना कैसे वो बॉडी को रोल कर लेते हैं, उल्टा हो जाते हैं। अंकल आप ऐसे करके दिखाओ। मैं नहीं कह सकता भैया, मैं बहुत तुमसे बड़ा हूँ। अब एक बच्चा आगे मेरे यहाँ बैठ जाता है तो अब मैं वो उसको बिठा सकता हूँ, मैं उसके ऊपर थोड़ी बैठ सकता हूँ, वो दब जाएगा। यानी हर एक आदमी के अपना रिस्क एपेटाइट है ना, वो वेट नहीं उठा सकता इतना, लेकिन मैं, वो मेरे ऊपर बैठ सकता है, मैं उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। वो कलाबाजियाँ खा लेता है, मैं कलाबाजी नहीं खा सकता। तो यानी मेरा अलग एक प्रोफाइल है, उसका एक अलग प्रोफाइल है। तो इसी तरह से शेयर बाजार में चलते हैं। तो जो आदमी, किसी से आइडिया लेने में बुराई नहीं है, मैं किसी को आसन करते देखता हूँ योगा का, तो मैं उससे आइडिया लेता हूँ, ये मैं भी करूँगा, लेकिन मैं करता अपने हिसाब से। वो थोड़ा मेरे से कर रहा है, तो मुझे उस लेवल पे पहुँचने में कई बार महीना लग जाता है। पहले मैं वज्रासन नहीं कर पाता था, 1 मिनट बैठता था मेरी बैंड बच जाती थी, अब मैं आधा घंटा बैठ जाता हूँ। मंडूक आसन में पहली दफ़ा किया तो 15 सेकंड के बाद उठ गया मैं। मंडूक आसन होता है ना, मलासन, जो जैसे बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में, उस तरीके से बैठना होता है, ऐसे तालियां बजाओ, ऐसे ऐसे करता हूँ मैं। अब मैं 10 मिनट करता हूँ मिनिमम, और कब मैं चाहूँ तो 20-25 मिनट भी कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब शुरू में किया था तो 15 सेकंड में उठ गया था। यानी हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो शेयर बाजार का ट्रेड हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सीखता जाता है, आगे बढ़ता है, और रिस्क और रिवॉर्ड मैच करके चलता है। नहीं मेरी बात समझे? मैं तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो है एग्जाम में भी लगाता था। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता था, रिस्क रिवॉर्ड लगाता था। जैसे मैंने पहले वो क्वेश्चन करता था, MCQ होते थे ना, जिनका मुझे श्योर आंसर होता था। मान लो 100 क्वेश्चन थे, मेरे 80 हो गए, मैं कहता 80 नंबर तो पक्के हो गए, पास तो मैं हो ही जाऊँगा,
ठीक है। अब क्लास में भी यही बता देते हैं। क्लास में मैडम को यही बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव जहाँ नंबर से परसेंटेज से पास होते हैं, जैसे CA CPT में होता था 80 आगे पास तो हो जाऊँगा, 20 क्वेश्चन क्यों छोड़ने, इसमें तुक्का लगा लो। अब 20 क्वेश्चन में मैं सिर्फ उनको ही मार्क करता था जिसमें 4 चॉइसेस होती थी, जिसमें मुझे 2 में डाउट होता था, पहले वो मार्क करता था, 2 में से एक, तो 50% चांस है ठीक हो जाएंगे। अगर मैंने 20 में से देखा 10 अटेम्प्ट कर लिए जिनके 2 आंसर्स में डाउट था, 5 ठीक 5 गलत, सही है, कोई दिक्कत नहीं, 50% तो काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से ना मैं मैच करके चलता था। पहले ये हिसाब लगाता था कितने करेक्ट हैं, गलत हो जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा, मतलब सारी कैलकुलेशन करके मज़ा आ जाता है। क्योंकि देखो अब 50% वाले लगाए, 5 ठीक 5 गलत हो गए, आधे आधे सपोज। अब 5 ठीक के तो मिले 5 नंबर, और जो गलत होता है उसके कटते हैं नेगेटिव मार्किंग, तो 0.25, तो कटा सवा, मिला 5 कटा सवा, तो 3.25 का फ़ायदा हो गया ना। फिर मैं देखता था जिनके 3 आंसर थे उसमें भी लगाता था। तो इस तरीके से मैं प्लान करके चलता था, उनको छोड़ देता था जिसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता था, क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं, उसमें नुकसान हो जाता था। तो ये सारी मैथमेटिकल बातें होती है, इवन एग्ज़ाम में लगती है, शेयर मार्केट में लगती है। अगर ये चीज़ें आप लगाएंगे ना तो ही कामयाब बनता है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो लेके आ सकता हूँ, कमेंट में भी लिखिएगा। तो अगर आप सब सीखना चाहें, फिर मैं बता दूँ टिप मैं देता नहीं, मेरे से लोगों तो मैं कहूँगा भाई जिसने ली टिप उसकी भी टिप। मेरे से पूछोगे सर ये शेयर खरीद लें बेच दें, मेरे से बच्चे पूछते भी नहीं हैं, कोई पूछते ही नहीं। मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि सर तो देते नहीं हैं, वो अपना वीडियोस देखते हैं, डेमोज देखते हैं, उसको समझते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। और अगर कुछ वो पूछना भी चाहते हैं तो कहते हैं सर अपना आप आइडिया दे दो, आपकी क्या फीलिंग है, हम जानते हैं कि आप डायरेक्टली तो कभी कहोगे नहीं खरीदो कभी बेचो, हमें सुनना भी नहीं है क्योंकि हमें आपसे ये चीज़ सीखी, आपका क्या विचार है, ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब वो नॉलेज लेते हैं मेरे से, फिर डिसीजन खुद देते। जैसे मैं कहूँगा देखो इसमें ऐसी सी बातें हो सकती हैं, तो वो उनको आइडिया लग जाता है, फिर वो अपने रिस्क एपेटाइट से काम करें ना करें। बाकी मेरी सजेशन ये होती है कि भाई एक तो ट्रेड कॉपी नहीं करनी चाहिए ब्लैटेंटली या आँख बीच के, दूसरा इंस्पायर होने की कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से करना चाहिए। इंस्पिरेशन तो आदमी सबसे लेता है, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ सबसे, लेता हूँ महात्मा गांधी जी से भी लेता हूँ, मोदी जी से भी लेता हूँ, सभी बड़े बड़े लोगों से मैंने इंस्पिरेशन ली है। वो मैं तो इवन सबसे ही लेता हूँ जी, आपके जो अपने बाबा रामदेव जी से लेता हूँ, इतनी अच्छी योगा कराते, तो जिनमें जो खूबी होती है मैं पकड़ लेता हूँ। मोदी जितने मेहनती हैं मैं उनसे लेता हूँ इंस्पिरेशन, भाई आदमी को डट के लगा रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप सबसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, सब में कोई ना कोई खूबी होती है, पर उसको कॉपी थोड़ी कर सकते हो। अब मैं सोचूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, चला डंडे बढ़ जाएंगे मुझे, प्रधानमंत्री बन लिया मैं, मेरे में वो एबिलिटी नहीं है, वो मेरा प्रधानमंत्री वाला जो कहते हैं रिस्क एपेटाइट है, यानी जो रिस्क रिवॉर्ड वो हिम्मत करते हैं, वो मैं कर नहीं सकता, मेरा वो फील्ड ही नहीं है। अब मैं सोचूं मैं सचिन की तरह क्रिकेट खेलूंगा, मेरे टांगें टूट जाएंगी, बॉलें इतनी लगेंगी मेरे शरीर में कि साला मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरा वो एपेटाइट नहीं है। मैं उनसे ये सीखता हूँ कंसिस्टेंसी, वो मेरे को स्टॉक मार्केट समझ आती है, मैं वो चीज़ें यहाँ लगा लेता हूँ उन फीचर्स को। तो यही सब है। तो अगर आप सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप को इशू मिल सकते हैं 7011-330-077, 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करो, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में बनो। और बहुत खुशखबरी है, अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।